Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will do some more illustrations and more topics of holding company. तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है बेसिकली? दैट पार्ट ऑफ शेयर होल्डिंग विच इज़ नॉट होल्ड बाय होल्डिंग कंपनी. Okay, that part of shares which is not held by holding company, that is called minority interest. Okay, so and we have also done some one illustration on minority interest. Let's do one more so that you will clarify this point very clearly. Okay, so let's read question number 4. Question number 4 is prepare consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary as at March 2020 from the following information. क्या information given है आपको? Share capital for both H Limited and S Limited. Then there were no reserve and surplus. ठीक है. Then current liabilities. Then on asset side they have fixed assets and also non-current investment. Non-current investment देखिए क्या लिखा हुआ है. Investment in shares of S Limited 1,50,000 shares at cost. पहले हमें देखना है कि टोटल जो है सब्सिडरी कंपनी के टोटल कितने शेयर्स हैं. देखिए अमाउंट कितना है 25 लाख एंड ईच शेयर की वैल्यू कितनी है फेस वैल्यू इज ₹10 ईच. So if we divide 25 lakh divided by 10, that is the total number of share was 2,50,000, and out of 2,50,000 holding company holds 1,50,000 shares. Okay, at which amount? At this amount, that is 25 lakh. Okay, and additional information is given like H Limited acquires the shares of S Limited on 31st March 2020. ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था. फर्स्ट केस हमने पढ़ा था. दैट मीन्स हमें देखना है कि कौन सी डेट को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के शेयर जो है वो एक्वायर की हैं. मीन्स एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी है, दैट मीन कौन सी है जो बैलेंस शीट गिवन है उस डेट पे या फिर उससे पहले कभी. तो यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा केस है. फर्स्ट क्या लिखा, देखो लिखा हुआ है कि एच लिमिटेड एक्वायर द शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड ऑन 31st मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट भी आपको कौन से गिवन है 31st मार्च 2020 गिवन है. ठीक है, सो दैट मीन्स डेट ऑफ एक्विजिशन एंड द बैलेंस शीट डेट इज सेम. फर्स्ट मेथड हो गया. अब देखना है कि फर्स्ट मेथड में कौन सा मेथड है, 100% होल्डिंग है या फिर मोर देन 50% शेयर है. यहाँ पर देखिए दैट मीन्स कंपनी ने क्या लिखा है वहाँ पर कि कंपनी ने आउट ऑफ 2,50,000 कंपनी होल्ड्स ओनली 1,50,000. ठीक है, दैट मीन्स 100% होल्डिंग नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स देयर इज अ केस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4. देखिए फर्स्ट हमें क्या लिखना है, हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग. परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी होगी, सब होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 1,50,000 ऑफ सब्सिडी कंपनी आउट ऑफ 2,50,000 shares held by subsidiary company multiplied by 100 which is equal to 60%. ठीक है, सो विच मीन्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना परसेंट होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी 40%. ठीक है, नाउ द सेकंड स्टेप इज वी नीड टू मेक अ वर्किंग नोट. वर्किंग नोट बनाएंगे हम. ठीक है, वर्किंग नोट किस लिए बनाएंगे हम, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ठीक है, देखिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या लिखते हैं हम,
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है वो लिखेंगे। देन इसमें से हम लेस क्या करते हैं, लेस शेयर कैपिटल अमाउंट होल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, यहाँ पर लिखेंगे 60% शेयर कैपिटल, ठीक है, एंड रिमेनिंग 40% गोज टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, एंड इन दिस क्वेश्चन देयर इज़ नो रिजर्व इन सरप्लस, तो हमें वो लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन। देखिए इन्वेस्टमेंट कितनी है, 25 लाख, ठीक है, एंड शेयर की कॉस्ट कितनी होगी, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 15 लाख। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 लाख, ठीक है। 60% कंपनी ने शेयर होल्डिंग की है, टोटल कितने शेयर से, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी टोटल नंबर शेयर्स कितने, 2,50,000, उसमें से 60% किसने हेल्ड कर लिए, होल्डिंग कंपनी ने, तो यहाँ पर क्या आएगा 15 लाख। देखिए कंपनी ने 2,50,000 में से 60% शेयर होल्ड कर लिए और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 लाख, माइनस कर देंगे, दिस विल कम 10 लाख। अब ये 10 लाख रुपीज़ क्या है, मतलब क्या हुआ इसका, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज रुपीज़ 25 lakh but the value of share was rupees 15 lakh, that means company paid more amount, so that means ये क्या है आपका goodwill, क्लियर। नाउ 40% शेयर लिखेंगे हम किस में, माइनॉरिटी में। देखिए 25 लाख में से 15 लाख तो यहाँ चला गया, दैट मीन्स रिमेनिंग 40% कितना अमाउंट हुआ 10 लाख, दैट विल गोज टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। रिजर्व है नहीं कोई, तो यही आपका टोटल अमाउंट हो गया 10 लाख, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एज पर सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013, इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कहाँ पर लिखते हैं, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में, ठीक है, बिकॉज अब ये शेयर किसका पार्ट बनेगा, होल्डिंग कंपनी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, consolidated balance sheet, first heading will be equity and liabilities, ठीक है। इसमें फर्स्ट केस कौन सा होता है आपका, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में कौन से लेंगे हम, होल्डिंग कंपनी के, ठीक है ना। एज पर दी क्वेश्चन होल्डिंग कंपनी के टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स कितने हैं 35 लाख, तो वही लिखेंगे यहाँ पर हम 35 लाख, ठीक है ना। एज पर द क्वेश्चन देयर इज नो रिजर्व इन सरप्लस, ठीक है, बट अभी मैंने आपको क्या समझाया था, यहाँ पर क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल ऑल्सो कम हेयर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, विच इज़ रुपीज़ 10 लाख, जो अभी मैंने ऊपर कैलकुलेशन की थी, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट विल बी करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में देखा क्या था आपका पॉइंट, ट्रेड क्रेडिटर्स,
अमाउंट कितना कितना था देखिए दोनों का, अमाउंट था 25 लाख एंड 5 लाख, विच कम्स टू रुपीज 30 लाख। ठीक है, टोटल कितना हो गया 75 लाख। ठीक है, नाउ कम टू एसेट साइड। एसेट में आपका फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट हेडिंग विल बी नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट देखो क्या है, फिक्स एसेट्स टेंजिबल गिवन आपको 30 लाख एंड 20 लाख, तो वही लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखिए फिक्स एसेट्स 30 लाख प्लस 20 लाख 50 लाख। एंड ये आपका ए पॉइंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, हमने ऊपर भी क्या 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 कैलकुलेशन की थी कि हमने यस द करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज़ 25 लाख। सो इसको तो हम लिखेंगे नहीं। तो देखिए अब क्या आएगा यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ गुडविल बी पॉइंट गुडविल, एंड गुडविल देखिए हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी, दैट इज रुपीज़ 10 लाख। ओके, then the second point will be current assets. Okay, and the amount for current assets was rupees 5 lakh and 10 lakh, 5 lakh plus 10 lakh, टोटल कितना हो गया 25 लाख, सॉरी 15 लाख। ठीक है, तो देखिए सबका टोटल कितना हो गया 75 लाख। तो ये आज हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, हाउ मच शेयर्स आर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, एंड देखिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर परसेंटेज में निकल रहा है पूरा 60 पॉइंट डेसिमल में नहीं है तो आपको ऐसे निकलना है, बट इन केस इफ देयर इज एनी डेसिमल सो यू नीड टू मे टेक एज फ्रैक्शन। ओके, तो देखिए परसेंटेज होल्डिंग यहाँ पे कितनी 60%, रिमेनिंग कितनी रह जाएगी 40%, दैट विल गो टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, देन सेकंड स्टेप विल बी यू नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये आपको वर्किंग नोट बनानी है इन एवरी क्वेश्चन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस शेयर कैपिटल एज वेल एज ऑल द प्रॉफिट्स। ठीक है, एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होगा, जितने भी शेयर कैपिटल एक्वायर नहीं किए या जितने प्रॉफिट एक्वायर नहीं किए वो सब आ जाएगी, आपको ऐड करना है इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर, एंड देन वी विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ टुडे वी विल डू अनदर टॉपिक, इसको बहुत ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है ये। देखिए हमने पढ़ा था, देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया था ये कि अगर होल्डिंग कंपनी जो है सबसे कंपनी के शेयर कब होल्ड कर रही है,
एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट कर रही है, तो हमें ये फॉलो करना है, ठीक है। बट अब आज हम पढ़ेंगे ये केस, when the holding company acquires controlling in subsidiary company on any date earlier than date of balance sheet is given to you, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखिए होता क्या है, हमने जब यहाँ पढ़ा था, देखिए तो यहाँ पर भी देखिए अगेन आपके ये दो केस बन जाते हैं एक्चुअली। अगर अर्लियर केस होगा दैट मीन्स अगर बैलेंस शीट से पहले जो भी डेट आपको बैलेंस शीट गिवन है, दैट इज सपोज 31 मार्च 2020 गिवन है, उस डेट से पहले कभी भी अगर मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के शेयर एक्वायर किए हैं, तो उसके दो केस होंगे। क्या क्या होंगे? प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। ये दो पॉइंट होंगे। आइए पढ़ते हैं इसका पूरा फंडामेंटल बेसिक पूरा पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है ये। लेट्स टेक सम एग्जांपल। मान लीजिए इसका एक टाइमलाइन बनाते हैं। ये एक टाइमलाइन है, सपोज एक फाइनेंशियल ईयर है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ओके। एंड समवेयर सपोज इन मिडल ऑफ दिस ईयर कंपनी ने होल्डिंग कंपनी ने शेयर सब्सिडी कंपनी के शेयर जो वो एक्वायर कर लिए। नॉट लेट सपोज यहाँ पर इन मिडल ऑफ दिस डेट कब एक्वायर किए, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 2019। दिस इज द डेट ऑफ एक्विजिशन, दिस इज द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। सो जब भी ये टाइमलाइन ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, सो इस डेट से पहले जो भी पीरियड होगा उसको क्या बोलते हैं हम? प्री एक्विजिशन। इसको क्या बोलेंगे हम? प्री एक्विजिशन, ठीक है। एंड आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन जो भी पीरियड हो उसको बोलेंगे हम पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से समझना आपको। अब मान लीजिए क्या एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कि इस डेट को कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट था कितना था, मान लीजिए नील था, नील, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ दिस ईयर कंपनी के पास प्रॉफिट कितना हो गया, सपोज 12,000, ठीक है। चलिए इसका हम करते हैं, इसका डेट ऑफ एक्विजिशन डेट चेंज कर देते हैं। लेट सपोज 1 जुलाई 2019, ठीक है। तो देखिए प्री एक्विजिशन पीरियड कितना होगा फॉर 3 मंथ्स एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना होगा फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी 1 जुलाई 2019, ठीक है। अब देखना है हमें, दैट मीन्स इस ईयर करंट ईयर में सब्सिडी कंपनी ने का टोटल प्रॉफिट कितना था। करंट ईयर में देखिए टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया, देखिए इन द बिगिनिंग कितना था, नील, एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस ईयर कितना हो गया 12,000, एंड दैट मीन्स कंपनी ने करंट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज रुपीज 12,000। पूरे सामने सब्सिडी कंपनी कितना अर्न किया 12,000। अब होल्डिंग कंपनी आई कब आई वो 1 जुलाई 2019 और उसके शेयर एक्वायर कर लिए। तो अब इस प्रॉफिट का क्या होगा, नाउ दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट। किस में होगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट
एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 12,000 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 मंथ्स के लिए क्या होगा, प्री एक्विजिशन पीरियड, एंड 9 मंथ्स के लिए क्या होगा, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। सो विच मीन्स आपका जो प्री एक्विजिशन पीरियड होगा उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 3,000, ठीक है। एंड रिमेनिंग पोस्ट एक्विजिशन कितना हो जाएगा, 9,000, ठीक है। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन। अच्छा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर एक्वायर करती है, कंपनी तो शेयर भी करती है, तो शेयर कैपिटल बना चाहिए, आपने सिर्फ प्रॉफिट लिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बट इन मोस्ट केसेस कंपनी मोस्टली कैपिटल मोस्टली रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर। देखिए, कंपनी के जो शेयर कैपिटल अप एंड डाउन कब होते हैं, या तो कंपनी ने शेयर फ्रेश इशू किया हो, ठीक है, या तो कंपनी ने रिडम्पशन किया हो, यही हो सकता है। कैपिटल रिड्यूस करने का वही होता है आपका, किसी तरह से सेल ऑफ कर दिए हो, जो भी कुछ हो सकता है, ठीक है, बायबैक कर लिए, तो कुछ भी हो सकता है, पर अपने कैपिटल रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक एक्सेप्शन केस है, बट इन मोस्ट केसेस कैपिटल मस्ट रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर। इसलिए मैंने आपको सिर्फ प्रॉफिट का ही आपका एग्जाम्पल लिया है, एंड आपके कोर्स में यही है कि प्रॉफिट का कैसे इसका बाइफिकेशन होता है, ठीक है। सो आपको क्या बताया मैंने, दैट वेन एवर द डेट ऑफ एक्विजिशन इज अर्लियर द date of balance sheet, then the profit will be divided into two part, that is between pre-acquisition profit and post-acquisition profit, ठीक है। एंड ये किस पे डिपेंड करता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ठीक है। नाउ लेट्स डू सम illustration on that. Read question number 5 carefully. अच्छा, वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू, देखिए इन द बिगिनिंग आप फील करोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं है, बट मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा दिस होल्डिंग कंपनी चैप्टर बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, आपको एक एक टॉपिक का आपको 2-3 एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ताकि आपके जो है बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5 केयरफुली। देखिए क्या गिवन है, बैलेंस शीट की देखो डेट क्या है, 31 मार्च 2020, शेयर होल्डर फंड ऑफ ₹10 each, 30,000, 20,000, reserve and surplus also given to you 10,000 and 8,000, current liabilities 20,000 and 12,000। ऐसा साइड में क्या गिवन आपको, फिक्स एसेट गिवन है आपको 20,000 एंड 26,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 1,600 शेयर्स एट कॉस्ट। देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 20,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2,000, एंड आउट ऑफ दिस होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स 1,600 शेयर्स, दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ होल्डिंग विल बी 80% and the minority interest will be 20%। ओके, वेरी गुड। नाउ अब देखिए ध्यान से देखिए, कंपनी ने कितने पैसे खर्च किए, 27,000, थे कितने के, 16,000 के, दैट मीन्स कुछ तो लॉस वही होगा, आपने गुडविल कैलकुलेट भी कर लिया होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट, H Limited acquires the shares of S Limited on 1st April 2010। दैट मीन्स देखिए डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या हो, कौन सी है, 31 मार्च 2020, एंड उससे पहले ही जो है यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जो है उस कंपनी ने उसके जो शेयर एक्वायर कर लिए। तो कौन सा केस होगा आपका, सेकंड केस हो गया। नाउ रीड सेकंड पॉइंट, बैलेंस ऑफ सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 1st April 2019 वॉज ₹6,000। क्या बोलना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि सब्सिडी कंपनी के जो सरप्लस अमाउंट था, देखिए ध्यान से पढ़िए, कितना था ये सरप्लस अमाउंट, कब, 8,000 था, ये कौन सी डेट को था, 31 मार्च 2020 को, बट बोल रहे इन द बिगिनिंग वो कितना था, 6,000। तो दैट मीन्स द टोटल करंट ईयर प्रॉफिट कितना होगा, 2,000, 8,000 minus 6,000, that means current year profit will be 2,000। very good। now this 2,000 will be divided into
टू पार्ट किस में होगा, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ आई सजेस्ट टू स्टूडेंट्स, whenever there is a case of pre-acquisition and post-acquisition, first of all you need to make a timeline। timeline क्यों बनाना है, ताकि आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो, टू मिनिमाइज योर ऑल द मिस्टेक्स। ठीक है, क्योंकि आपको एक एक केस आपको बहुत ध्यान से समझना है। पहले आप टाइमलाइन बनाइए, कौन सा ईयर है, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ठीक है, एंड इस केस में आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी है, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखिए कंपनी क्या बोलना चाह रही थी कि इन बिगिनिंग में पी एंड एल का अमाउंट कितना था, 6000। ठीक है, एंड एट द एंड बैलेंस शीट में पी एंड एल कितना गिवन है, 8000। ठीक है, विच मीन्स करंट ईयर प्रॉफिट देखिए कितना हो गया, करंट ईयर प्रॉफिट कितना हो गया, 2000। करंट ईयर प्रॉफिट कितना हो गया, 2000 हो गया। अब अगर मेरा क्वेश्चन ये राइज होता है, वेदर दिस प्रॉफिट इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखिए कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने कौन सी डेट को एक्वायर की है, ऑन 1 अप्रैल 2019, उसके बाद ये प्रॉफिट अराइज हुआ है, तो दैट मीन्स ये कौन सा प्रॉफिट हुआ, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इज इट क्लियर? ये कौन सा हुआ, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा क्लास में आपको एक केस और ऊपर बताना भूल गया। देखिए जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू क्योंकि वो जो है, जो जितना प्रॉफिट है वो एक्विजिशन से पहले पहले का था। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कैपिटल प्रॉफिट। बट अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ आफ्टर एक्विजिशन तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इनकम बन जाएगी होल्डिंग कंपनी की। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ कि प्री एक्विजिशन profit always arise capital profit and post acquisition profit give rise to revenue income। क्लियर? ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना उसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा तो देखिए ये कौन सा प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है कौन सा प्रॉफिट है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और कौन सा, और ये प्रॉफिट किस कौन सा अमाउंट बढ़ा था आपका, रेवेन्यू इनकम बढ़ी आपने किसकी, होल्डिंग कंपनी की। ठीक है, तो देखिए इस, अब हमारा देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें हमारा, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स 1600 शेयर्स आउट ऑफ 2000, दैट मीन्स 80% होल्डिंग शेयर्स, होल्डिंग होगी। ठीक है, देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा, रिमेनिंग दैट इज 20%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते थे, हमेशा एक वर्किंग नोट बनाते थे फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यही करते थे हम। बट यहाँ पर अब आपका जब ये वाला कंसेप्ट आ गया प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन का, तो अब हमें इसका भी प्रॉफिट को एनालाइज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट बनाएंगे, वर्किंग नोट में आपका आएगा, वर्किंग नोट। देखिए आपके इस पूरे चैप्टर में सब कुछ आपका वर्किंग नोट होगा, एक्सेप्ट फेयर क्या होगा आपका, ओनली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बाकी सब क्या होगा वर्किंग नोट।
तो देखिए इसमें वर्किंग नोट क्या बनेंगे हम यहाँ पर पहले एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। हम ये क्यों बना रहे हैं कि हमें पता चले कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे हम प्री एक्विजिशन एंड यहाँ लिखेंगे हम पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, किसका कर रहे हैं हम, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अच्छा अब बताइए प्री एक्विजिशन पी कितना था। देखिए अभी हमने ऊपर क्या है, देखिए ये कौन सा प्रॉफिट है आपका, पोस्ट। तो प्री कितना था 6000। ठीक है ना, यही तो हुआ। तो देखिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हो गया 6000 एंड पोस्ट एक्विजिशन कितना हो गया 6000, सॉरी 2000। ये जो प्रॉफिट अर्न किया ये कब अर्न किया है, आफ्टर एक्विजिशन। और इस प्रॉफिट का क्या बोलते हैं हम, रेवेन्यू इनकम होगी। ठीक है, एंड दिस इज प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन। तो ये क्या होगा आपका, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए। नाउ दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखिए कोई भी प्रॉफिट हो वो तो डिवाइड होगा किस इसमें, कि 80% जो होल्डिंग है वो प्लस 20%। ठीक है, तो आप बताइए ये कौन सा प्रॉफिट है आपका, कैपिटल प्रॉफिट है। तो वो किस में कंसिडर होगा आपका, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, एंड फर्दर 20% गोज टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ कम टू दिस 2000। अगेन दिस प्रॉफिट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट। एक तो होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो कि 20% है, बट ये आगे फर्दर किस में डिवाइड होगा, कि कौन सी क्या बनेगा, ये इनकम होगी। इसको हम बैलेंस शीट कर करंट ईयर का प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, बिकॉज ये करंट ईयर का प्रॉफिट है तो ये इनकम होगी। तो ये इनकम में जाएगा, 80% इनकम में जाएगा एंड 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ठीक है, इसका 80% कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, एंड 20% कहाँ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ठीक है, सो क्लास आई जस्ट वांट टू नीड टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट। वेन एवर देर इज अ पॉइंट कि कंपनी ने होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के शेयर जो हैं अगर बैलेंस शीट के डेट से कभी एक्वायर किए हों तो आपका कौन सा केस बनेगा, आपके प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन का बनेगा। ठीक है, एंड जब भी आपका बनेगा तो पहले आपको फर्स्ट क्या बनाना है, वर्किंग नोट क्या बनाना है, आपको पहले बनाना है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, एंड देन वर्किंग आउट होगा आपका इसका किसमें, फर्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट क्या करना है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है एंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर सको। व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द कैपिटल प्रॉफिट एंड व्हाट विल बी रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, अब हम बनाएंगे हम अब हम बनाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए सेकंड वर्किंग नोट क्या बनेगा आपका, कैलकुलेशन करेंगे किस किस की करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम अब तक प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देखिए फर्स्ट क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अब देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए कितनी थी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 27,000। ठीक है, लेस शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल किसका लगेंगे हम, सब्सिडी कंपनी का, बट कितनी परसेंट होल्डिंग है यहाँ पर, 80% होल्डिंग है। ठीक है, कितने शेयर होल्ड किए, 1600 ऑफ रुपीज़ 10 एच, दैट मीन उसकी वैल्यू कितनी थी, 16,000। रिमेनिंग अमाउंट कहाँ से चला जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल रिमेनिंग होल्डिंग दैट इज़ 20%, कितना है 4,000। क्लियर। अब क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे हम फिर से, हम रिजर्व एंड प्रॉफिट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखना है आपको, देखिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में 80% है ये, दैट मीन्स 6,000 का 80% कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। तो देखिए यहाँ पर मैं, ये कौन सा है, प्री एक्विजिशन, लेस करेंगे हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, कितना 80%, 80% कौन सा, 6,000 का 80%, दैट इज़ 4,600, ये आएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। और कुछ आएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, जी नहीं। अब बाकी 20% देखिए कहाँ चला जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, तो यहाँ लिखेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिमेनिंग 20%, कितना हो जाएगा ये आपका 1,200। ठीक है, देन ये तो इनकम है वो बैलेंस शीट में रहेगा, बट ये आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, 20% ऑफ 2,000 जो कि पोस्ट एक्विजिशन है, तो लिखेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अगेन 20%, दैट इज टोटल अमाउंट इज 20% ऑफ 2,000 दैट इज 400। ठीक है, तो देखिए इसका सम टोटल कितना हो गया 5,600, एंड इसका टोटल कितना हो गया आपका, सॉरी ये तो लेस होगा आपका, दैट विल बी 6,200, और ये क्या होगा आपका गुडविल। ठीक है, ये आपको करेक्शन बहुत अच्छे से करनी है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए पहले आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखनी है, उसके बाद शेयर कैपिटल में सिर्फ 80% होल्डिंग लिखनी है, दैट इज 16,000। देन आपको लिखना है, पहले हम क्या करते थे, सारे 100% होल्डिंग होती थी, तो हम सारे के सारे हम क्या करते थे, सॉरी जो प्रॉफिट था सारा सारा आपका वो डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले पहले था, तो पहले पहले सारा आपका क्या था, कैपिटल प्रॉफिट, तो तुम पूरा पूरा यहाँ लिखते थे। बट अब क्या है, डिवाइड होगा किस में, प्री एंड पोस्ट में, तो यहाँ पे लगेंगे हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दैट इज कैपिटल प्रॉफिट, वो माइनस करेंगे हम, वो हमने यहाँ ये वाला हमने माइनस कर दिया। ठीक है, 80%। ठीक है, देन दिस 20% वो कहाँ चलेगा आपका, वो यहाँ चला गया माइनर इंटरेस्ट में, एंड दिस माइनर इंटरेस्ट 20% ऑल्सो कम हेयर। ठीक है, तो ये टोटल हो गया माइनर इंटरेस्ट का 5,600, एंड कितना हो गया 6,200। ठीक है, नाउ लेट्स प्रिपेयर बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। फर्स्ट हेडिंग देखिए क्या होगी इसमें, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, पहले क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी, कितना था देखिए 30,000। ठीक है, देन रिजर्व एंड सरप्लस, देखिए इसको बहुत ध्यान से लिखना। पहले देखिए हम यहाँ पर रिजर्व सरप्लस किसका लिखेंगे, होल्डिंग कंपनी का, दैट इज रुपीज़ 10,000, कितना है 10,000, प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट जो अर्न हुआ था, जो हमने छोड़ दिया था, कौन सा वाला, ये वाला, दैट इज 80% ऑफ 2,000।
मैंने बताया था आपको, ये करंट इनकम एंड हो जाएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट है ये, तो ऐड आएगा, कितना हो जाएगा ये 1600। ठीक है, कितना हो गया ये 11,600। ओके, देन नेक्स्ट विल बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसका देखिए टोटल कितना था, टोटल था इसका 5,600। ठीक है, देन नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें देखिए कितना कितना पार्ट था, 20,000 एंड 12,000। टोटल कितना हो गया 32,000। ठीक है, 32,000। तो देखिए टोटल कितना हो गया 79,200। ओके, नाउ कम टू एसेट साइड। फर्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स। अब देखिए नॉन करंट एसेट, देखिए यहाँ पर फिक्स एसेट गिवन आपका 20,000 एंड 26,000। 20,000 and 26,000, which comes to amount rupees 46,000। ठीक है, देन सॉरी, चाहिए आपका यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, फिक्स एसेट्स में आएगा। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट क्या है आपका गुडविल। गुडविल का देखिए अमाउंट कितना था आपका 6,200। ठीक है, देन आपका लास्ट था आपका ट्रेड रिसीवेबल 13,000 एंड 14,000। and 14,000, which comes to amount rupees 27,000. Now the total will be 79,200। तो देखिए बैलेंस शीट आपकी टैली होगी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और पीरियड। ठीक है, so this is the fifth question of this part. Now in the next video we will do some more questions of this. So keep practice and keep like and subscribe my channel. Thank you.